क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं अपने लेबर लॉ जो फाइनल ईयर टी वाई LLB सेमेस्टर 5 में न्यू सिलेबस आया है कि जिसके अंदर न्यू सब्जेक्ट है 75-25 पैटर्न में। इसमें एक द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड OSH कोड जो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में आपके सिलेबस में है, इससे 35 टू अराउंड 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। हम कम से कम समय में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। इसको शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए जिससे कि आपको ये जितने भी टॉपिक्स है मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में, जिससे अराउंड 35 टू 45 मार्क्स 75 में से आपको आने वाले ये सारे मार्क्स आपको आराम से मिल जाए। तो वेरी इजी मेथड में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसमें जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले इसमें चार टॉपिक्स है मॉड्यूल 3 में। इसमें पहला है कि कॉन्सेप्ट डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय अंडर दिस कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OSH कोड बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर क्या क्या इसके अंदर होंगे, ये भी इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पर्पस ऑफ OSH कोड का टू कंसोलिडेट लॉ रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, मीन्स कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बीड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे वो माइंस हो या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, फैक्ट्रीज हो, कंपनीज हो, उसके अंदर जो ये जितने भी पहले अलग अलग 13 तरह के लॉ थे उसको एक साथ लेके इन्होंने जो ये कंसोलिडेट करके ये कोड बनाया है। इसका एम है कि ये सेफ हेल्थी और कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाए। एसएस कोड क्या करता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, वो एक अलग कोड है। वो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में आपके सिलेबस में उससे भी 35 टू 40 मार्क्स के आते हैं। लेकिन हम मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 कर रहे हैं फटाफट, जो कि हेल्थ सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस के बारे में अक्रॉस इंडस्ट्री बताता है। इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आपका पहला टॉपिक है, उसके अंदर बताया सेक्शन 2। जब भी डेफिनेशन आता है किसी भी एक्ट में ज्यादातर वो सेक्शन 2 में ही कोड किया जाता है, टाइटल जो होता है सेक्शन 1 में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अराउंड 80 टू 90 इस कोड में 80 टू 90 डेफिनेशंस है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आने की संभावना है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने टॉपिक में ही मेंशन किया है कि जो कॉन्सेप्ट है और ड्यूटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डेफिनेशन आपको जानना जरूरी होगा इस एक्ट के जो भी इस एक्ट में दिया हुआ है उसकी तरह से। सो एम्प्लॉयर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर कौन है, तो एम्प्लॉयर इंक्लूड्स ओनर, ऑक्यूपायर, कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस। एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय कवर्स एम्प्लॉयड इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग मैनुअल वर्क है कर रहा है वो, स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, सुपरवाइजरी रोल, ये सारे लोग एम्प्लॉय के दायरे में इस कोड में आएंगे। एम्प्लॉयर जो है ओनर है, ऑक्यूपायर है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, तो उसको एम्प्लॉयर की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी सेक्शन 2 में रिफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। ये कोड का नाम ही है कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ मीन्स उसके सेफ्टी और उसके हेल्थ के लिए ये प्रोविजन करता है, और जो उसकी जो जीवन है उसमें इसमें उसके हेल्थ अच्छा रहे और उसकी सेफ्टी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर वो दिखता है। रजिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकता है, फुल लेंथ में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट अंडर OSH कोड मींस हैज टू रजिस्टर विद इन 60 डेज। अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है या फिर उसने स्टेट किया है इस एक्ट ने या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल के कि 10 से कम भी होंगे तब भी आपको रजिस्टर करना है, जैसे केमिकल कंपनी हो गई या फिर हैजार्डस कंपनी हो गई, उसमें एक या दो लोग हैं तभी भी रजिस्टर करना पड़ता है कि उस एस्टेब्लिशमेंट को, उस कंपनी को, उस माइंस को या फिर उस तरह के जो भी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो भी, तो अगर उसके पास इतने 10 तो 60 डेज के अंदर उसको जो है वो रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, नहीं तो उसको फाइन लगती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है कि एम्प्लॉयर सबमिट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली डिटेल्ड बिजनेस नेचर, एम्प्लॉय स्पेसिफिक, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का भी जो उसके अंदर उसको दायरा देना पड़ता है। अगर वो बंद करना चाह रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट, वो कंपनी, वो फैक्ट्री, तो उसको 30 डेज के अंदर उसको रिपोर्ट करना भी जरूरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन के जो भी प्रोविजंस है वो सेक्शन 3 टू 5 चैप्टर 2 में इस OSH कोड के इसमें दिए हुए हैं। आगे चलते हैं, ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट, तो जैसे ही आप रजिस्टर करते हो और अगर वहां से कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई क्वेरी नहीं आई तो ऑटोमेटिकली ये डीम टू बी ग्रांटेड और डीम टू बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ये इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन 60 डेज के अंदर करना है, हमने ये देख लिया है कि 10, और अगर आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जहाँ पे पावर कंपनियां है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है तो कितने लोग लगेंगे, और जब उससे इलेक्ट्रिक नहीं यूज होता है तो कितने लोग लगेंगे, वो आने वाले इसमें हम देख रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 6 टू 14 में ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर दिया हुआ है, जिसमें एंश्योर सेफ्टी, प्रोवाइड हैजार्ड फ्री एनवायरनमेंट, रेगुलर हेल्थ एग्जामिनेशंस एंड ऑक्यूपेशन सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग देना है या फिर हैजार्डस फ्री
हेल्थी एनवायरनमेंट रखना है, रेगुलर हेल्थ एग्जामिनेशन एम्प्लॉय के करना है, ड्यूटीज है किसकी, एम्प्लॉयर की, वो याद रखिए। वेलफेयर फैसिलिटीज देना है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन साफ सुथरा टॉयलेट वगैरह हो, फर्स्ट एड हो, प्रोटेक्टिव गिव हैजार्ड्स टू इंडस्ट्रीज। और अगर वहाँ पे कोई भी डिस्पोजल का सामान है जो हैजार्ड वेस्ट है एनवायरनमेंट या उसको सेफ्टी के लिए वो खराब है, तो भी उसको वो डिस्पोज उसको करना है। जितने भी एम्प्लॉय वो रिक्रूट करते हैं, उन एम्प्लॉयर ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना बहुत जरूरी है टू ऑल एम्प्लॉयज टू इंश्योर क्लियरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स। तो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर ये कुछ है, जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म में पूछ सकते हैं, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर एस एच को, टू सेफ्टी है, वेलफेयर है, वेस्ट डिस्पोजल है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। उसी तरह से एम्प्लॉय की भी ड्यूटी बनती है कि टेक रीजनेबल केयर, कि उसको रीजनेबल केयर लेना है पर्सनल सेफ्टी, को वर्कर्स की, यहाँ पे कोई भी वहाँ पे जो कंपनी को या जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट काम करे उसको नुकसान ना करे। कंप्लायंस करना है, एडर टू वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, कॉपरेट एम्प्लॉय विद एम्प्लॉयमेंट्स, रिपोर्ट हजार्ड, अगर कोई भी हजार्ड उसको दिखता है तो उसने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, अवॉइड निग्लिजेंस। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करते हैं, कि जैसे कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड द नेसेसरी सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय मस्ट यूज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट अकाउंटेबिलिटी आती है, फैसिलिटी आती है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ही वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी उसका रिकॉर्ड रखने में ईजी होता है। एंश्योर दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेट विद द बिगिनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशंस। लीगल सेफ गार्ड ये करता है, प्रोटेक्ट करता है वर्कर को, एम्प्लॉयर को भी वो प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट सेफ्टी कल्चर, इज मॉनिटरिंग प्रोटेक्टिव रिस्क, इम्प्रूव कंप्लायंस, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड उसको ये करता है। सो ओएसएच कोड अगर हम देखते हैं तो 13 एग्जिस्टिंग कोड, जो पहला टॉपिक आपका है इसका कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस है, ड्यूटीज है, और इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओएसएच कोड में किसने करना है, किस एस्टेब्लिशमेंट में करना है, उसके बारे में ये बताता है। और इतना ही आपको ये फर्स्ट टॉपिक में से आने वाला है एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार आप जरूर सुनिए और देखिए इसको। तो 13 एग्जिस्टिंग लॉ जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन इन इंडिया को कंसोलिडेट करता है ओएससीएच कोड। और व्हेन वाज ये 8 सितंबर 28 सितंबर 2020 से ये लागू हुआ है। और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ये इनेक्टमेंट हुआ है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो है कि ये एंश्योर करता है सेफ, हेल्थी और डिसेंट वर्किंग कंडीशन मिले वर्कर को और एम्प्लॉय को भी, जिससे कि दोनों की इसमें भलाई हो और इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करे। तो टोटल इस कोड में 14 चैप्टर्स है, 143 सेक्शंस है अक्रॉस, जो कि डिवाइड है 14 चैप्टर्स में। इसमें 3 शेड्यूल्स भी हैं। तो अगर आप जो इंट्रोडक्शन लिखते हो ओएसएच कोड में क्या है, तो इसको स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो कंसोलिडेट करता है 13 एक्ट को, और उसके बाद इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेफ्टी देना, हेल्थ कंडीशन अच्छा रखना, वर्किंग कंडीशन अच्छी रखना वर्कर की। उसके बाद ये एप्लीकेबिलिटी किसको होती है, जैसे पहले भी आपको मैंने बताया है कि ये 10 और मोर वर्कर एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेटेड, कि ये इतने अगर हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। 60 डेज के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करना है और क्लोज करना है उनको वो एस्टेब्लिशमेंट, तो 30 डेज का उन्होंने उसमें कर लेना है। डज द ओएसएच कोड कवर कॉन्ट्रैक्ट लेबर? यस, इट कवर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑल्सो। ऑल माइंस आर ऑल्सो कवर्ड, माइंस वर्कर्स आर ऑल्सो कवर्ड। और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर होते हैं, कोई कि दूसरे स्टेट का इस स्टेट में काम करने को अगर उसको भेजा गया है उस तरह के एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको भी रजिस्टर करना बहुत जरूरी है और उसको भी इसके दायरे में रखा गया है। फैक्ट्रीज जो है जहाँ पे विथ पावर है उसको 20 वर्कर्स है तो इसको अप्लाई ये होगा। और अगर 40 वर्कर्स विदाउट पावर, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैनुअल वर्क है, तो उनको ये करना कंपलसरी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो 10 और मोर वर्कर्स अगर हैं तो भी इसको एस्टेब्लिशमेंट, तो इसको जो इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री अगर विथ पावर है तो 20 वर्कर, और 40 वर्कर अगर विदाउट पावर मैनुअल है तो। हु इज एन एम्प्लॉय अंडर ओएसएच कोड? एनी पर्सन, जैसे कि हमने पहले देखा कि वर्कर है या सुपरवाइजरी स्टाफ है, इसको आप एम्प्लॉय के दायरे में आप रखते हो। और ये हैजार्डस प्रोसेस अगर में है और रिस्क हेल्थ है तो उसको भी वो बताना उस रजिस्ट्रेशन में जरूरी होता है। इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अ पर्सन अपॉइंटेड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द ओएसएच कोड। तो ओएसएच कोड का कंप्लायंस जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर ये इंस्पेक्शन या इसको रेगुलेट कौन करेगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट और जो स्टेट जो बॉडी है हम आगे देखेंगे, तो इंटर इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर अपॉइंट करती है, जो कि ये सारा चीज रेगुलेट करता है, उसके दायरे में ऑफिसर करता है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर ओएसएच कोड अप टू 18,000 पर मंथ अगर उसकी सैलरी है, तो वर्कर हु इज माइग्रेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू अनदर स्टेट एंड अर्न्स दिस, देन ही इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर।
व्हाट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है, जो एस्टेब्लिशमेंट को, कंपनी को, फैक्ट्री को कंट्रोल रखता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, जो इस टॉपिक से आने वाला है, वो इंश्योर फ्री सेफ वर्क प्लेस, प्रोवाइड ट्रेनिंग, वेलफेयर, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, ये उसका होता है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉय? फॉलो सेफ्टी मेजर्स और कॉपरेट। आपको इतना याद रखना, जब शॉर्ट नोट है, जो शॉर्ट नोट है तो आपको इतना याद रखना है कि आपको 12 टू 15 अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं 3 टू पेज 4 पेज में, अराउंड 400 टू 500 वर्ड्स में। और अगर फुल लेंथ के लिए आता है तो आपको यह याद रखना है कि 20 से आपको 25 अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अराउंड 1000 टू 1500 वर्ड्स में, मीन्स अराउंड 5 टू 6 अच्छा पेज, अच्छी क्वालिटी और अच्छा रिलीवेंट कंटेंट आप लिखते हैं। जब ये सुनते जाओगे आप तो आपको दिमाग में रहेगा हजारों पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से आपको इतना याद रखना है कि मुझे 20-25 अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं। हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है, यस, एनुअल हेल्थ चेकअप इज मैंडेटरी अंडर दिस कोड। व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी कमिटी? वहां पे एक सेफ्टी कमिटी होती है जहां पर 250 और मोर वर्कर्स जिस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में, तो वहां पे ये सेफ्टी कमिटी का होना कंपलसरी होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर? इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूरी कंट्रोल में है उसके, उसको बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के बारे में और कुछ, कि ये ऑल एस्टेब्लिशमेंट में कवर होता है और इसकी वैलिडिटी हो द प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये रिन्यूड ऑटोमेटिकली होता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इसको देखती है, और इसका अगर कॉम्प्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी होती है। तो हमने ये पहला टॉपिक देख लिया है। ये पहला टॉपिक में से आपको अराउंड 6 टू 10 मार्क्स का आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से बार बार देखिए, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। आपको ये पूछा गया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। जैसे हमने एस्टेब्लिशमेंट में देखा 10 जरूरी है, और अगर वो फैक्ट्री है तो अगर वो इलेक्ट्रिक यूज कर रही है फैक्ट्री तो 20, और अगर इलेक्ट्रिक नहीं यूज रही, मैनुअल है, तो 40। तो इसके लिए कंपलसरी है। और स्टेट गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि अगर किस टाइप की कंपनी में अगर 1 या 2 एम्प्लॉय है तो भी उनको रजिस्टर ओएस को एलिमिनेट करना कंपलसरी है। आइए हम सेकंड टॉपिक देखते हैं कि ये जो 4 टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स मॉड्यूल 3 में आपके सिलेबस में है, इसके बाहर का एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपको इसको देखना बहुत जरूरी है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है, ये 3.2, और इसमें आपका सेक्शन 16 टू 19 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ ओएसएच कोड में दिया हुआ है। तो इस नेशनल और स्टेट सेफ्टी बोर्ड ये ओवरसी सेफ्टी प्रोटोकॉल करती है जो इसमें है। इसमें पीरियोडिक इंस्पेक्शन है, कंप्लायंस है, और वर्क प्लेस हेल्थ रिक्वायरमेंट, जैसे एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सेफ्टी सिस्टम फॉर हैंडलिंग हैजर्डस सब्सटेंस अंडर सेक्शन 18। तो मॉनिटरिंग वर्कर फोर्स एंड मेडिकल चेकअप। अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन तो ओएसएच, तो आपको इतना याद रखना है कि 16-19 और पहले के भी जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो भी आपको उसमें करना जरूरी होता है। फटाफट देखते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो कंसोलिडेट जैसे वेरियस लेबर लॉ को कंसोलिडेट किया कि सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, कंडक्टिव वर्क कंडीशंस के लिए, तो प्रमोट करता है एफिशिएंसी कंप्लायंस। ये रिस्क मैनेजमेंट और वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, इसके लिए इसका ये पर्पस है, ये ओएसएच कोड का, कि वेलबींग होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, और जो है कि हेल्थ सेफ्टी ये अच्छी होनी चाहिए, कोई भी एम्प्लॉय है उसको एम्प्लॉयर द्वारा। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड ये सेक्शन 16 एंड 19 दिया हुआ है चैप्टर 4 के। जब आप सेक्शंस लिखते हो, थोड़ा बहुत अगर आपको याद आता है तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो लीगल आंसर की तरह वो लगता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, जो सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ये देखा हुआ है हमने। उसके बाद हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड है कि सेफ्टी का, हेल्थ का, वर्किंग कंडीशन का, वो क्या है। तो इसमें वेरियस एजेंसी से, जैसे नेशनल एंड स्टेट बोर्ड, तो जैसे इसमें नेशनल एंड स्टेट बोर्ड है कि जो सेक्शन 16 में दिया हुआ है, जो कि एडवाइजरी बोर्ड है, नेशनल ऑक्यूपेंसी सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड फ्रेम सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड एडवाइजरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह से स्टेट बोर्ड है 17 में, जो सेफ्टी मेजर्स टू लोकल कंडीशंस एंड इंडस्ट्रीज जो बनाती है और जो उसको रेगुलेट करती है। तो दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड सेक्शन 16 और 17 में स्टेट, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बोर्ड का गठन करती है। आप बोल सकते हो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड सेक्शन 16 और सेक्शन 17 में। और डिक्लेरेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो सेक्शन 18 में है, कि वो गाइडलाइंस बताती है कि अगर वो हैजार्डस वो कंपनी है या फिर वो यूनिट है या एस्टेब्लिशमेंट है, एक्सपोजर लिमिट्स क्या होगा, प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होगा, ये सारी चीजें वो बताने की कोशिश करती है। जैसे कि डोंबिवली में जो हजार्डस इंडस्ट्री है, तो उनके लिए जो प्रोटोकॉल सेट करती है वो नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट बोर्ड करती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं मॉनिटर एंड इंस्पेक्शन, तो सेक्शन 19 में ये दिया हुआ है कि ये भी जो कंडीशंस है,
आपके सेफ्टी कंडीशंस है, क्योंकि ये जो कोड है वो इस कोड नेम में ही लिखा है कि सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग, तो उसी को ये फोकस करता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। तो ये मॉनिटर करता है इंस्टीट्यूशन। इसमें चीफ इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर, तो इसको मॉनिटर करने का जो जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की होती है, कि जो ये सेफ्टी को मेजर करता है। वर्क प्लेस हेल्थ रिक्वायरमेंट, जो सेफ हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस है, एम्प्लॉयर मस्ट एस्टैब्लिश सेफ सिस्टम लाइक लेबलिंग, स्टोरेज, डिस्पोजल, इमरजेंसी हैंडलिंग हैजार्डस, और पीपीई किट जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर कोई काम कर रहा है हैजार्डस इंडस्ट्री में तो उसको मास्क देना है, या फिर उसको मफलर देना है, या हैंड ग्लोव्स देना है। अगर कोई जो जो बीड़ी कंपनी में कोई काम करता है तो उसको क्या रखेंगे, या फिर माइंस में जो काम करता है तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या देंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस वर्क प्लेस हेल्थ रिक्वायरमेंट के ये सेट किए जाते हैं, और उनका ये एम्प्लॉयर का जवाबदारी होती है कि इसको वो करे, नहीं तो उसको फाइन और पेनल्टी उसको आएगी। रेगुलर मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ट्रैकिंग एयर क्वालिटी, नॉइज एंड रेडिएशंस। ये जो कंपनी से फैक्ट्री से इनको ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि ये पोल्यूशन अंदर भी ना करे और बाहर भी ना करे, तो इसकी प्रोविजंस इसमें दिए हुए कि ट्रैकिंग फॉर द क्वालिटी, नॉइज एंड रेडिएशन। एंश्योर्स वर्कप्लेस कंडीशन स्टे विद परमिशिबल लिमिट्स। परमिशिबल लिमिट्स में है ये, जो चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है, गवर्न करता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रेगुलर मेडिकल चेकअप, जो भी एम्प्लॉयर है उसका ये जवाबदारी है कि जितने भी वर्कर्स है हैजार्डस कंडीशन में अगर काम करते हैं तो उनका एनुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप करना, और उनका मेंटेन करना, और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, पेश करना जरूरी होता है। और इसको उन्होंने रखना पड़ता है कि उसकी वजह से अगर अगर ऑक्यूपेशनल डिसीज हो रही है तो क्या प्रावधान है वो भी। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर के भी प्रावधान इसमें दिए हुए हैं, कि जो कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रखना। वेलफेयर मेजर्स जो है एम्प्लॉयर द्वारा, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखना है उसने, सैनिटेशन, लाइटिंग, ब्रेक एरियाज उन्होंने डिफाइन करनी है। और जो होलिस्टिक वेलबींग है, जैसे मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट रखने की भी उसकी जवाबदारी एम्प्लॉयर्स की है अंडर दिस ओएसएच कोड। तो आपका जो हेल्थ है, आपका हैप्पीनेस है, आपका सैनिटाइजेशन है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या फिर आपकी सेफ्टी, ये सारी चीज़ें प्रोविजंस इसके अंदर ये दिए हुए हैं। आप जब ये 19 40 ये 15 16 17 18 19 ये सब सेक्शंस आप में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। प्रिवेंशन ऑफ द वर्क प्लेस एक्सीडेंट, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड उन्होंने रखना है, और जो प्रोटेक्टिव रिस्क कवरेज है उसको भी उन्होंने ध्यान से रहना है कि रिस्क कवरेज देना है, मिटिगेशन ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स। Promotion of health and productivity, emphasis regular health monitoring, welfare measures, improves employee satisfaction. Environment sustainability, कि environment को ज़्यादा नुकसान ना हो, sustainable goals अचीव हो, ये भी। तो कोई भी अच्छे पॉइंट जब आपको ये पूछे जाएंगे, आपको अगर शॉर्ट नोट्स में या 2 लाइन्स के लिए, तो आपको इतना याद रखना है, अगर 2 लाइन्स के लिए पूछा गया है तो आपको 2 से 3 अच्छा पॉइंट या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, या आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है तो 12 टू 15 अच्छे पॉइंट्स आपने लिखने हैं अराउंड 300 टू 500 वर्ड्स में। बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स अगर 1-2 पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपको एनी 12 टू 15 रिलीवेंट पॉइंट, अच्छे लीगल पॉइंट्स वहाँ पे लिखने होते हैं। लीगल कंप्लायंस और पेनल्टी के प्रोविजंस है इसमें ओएसएच कोड में। और उसके बाद रोल और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कि एम्प्लॉयर जो है इंश्योर करता है कि सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस विद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, एम्प्लॉयज को सेफ्टी प्रोटोकॉल और रिपोर्ट हैजार्ड और रीजनेबल सेफ्टी उसको रखने की उसकी जवाबदारी होती है। बहुत अच्छा चीज़ है कि ओएसएच कोड में ये डिजिटलाइजेशन हो गया, कि सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी है, ऐप में करनी है, तो इसके भी प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं कि डिजिटलाइजेशन इंटीग्रेशन करना है ओएसएच के टू स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एजेंसी जो बोर्ड्स है उन्होंने उनके रिकमेंडेशन से। चैलेंजेस इसमें है कि अवेयरनेस कम है लोगों को, तो स्मॉल और मिडल जो एस्टेब्लिशमेंट है, छोटी कंपनियां हैं, उसको फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक इश्यूज है, तो इसलिए वो बहुत बार ये कंप्लायंस नहीं करती है। और इन्फोर्समेंट में भी इसमें इनसफिशिएंट पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर है करके, लेकिन ये आगे चल के जैसे जैसे क्योंकि नया कोड है तो ये आगे चल के अच्छा होगा ही, तो इसका कंक्लूजन। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि जो सेकंड टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक्स इस मॉड्यूल 3 में है। 1 टॉपिक ऑलरेडी हमने देख लिया है, सेकंड हम देख रहे हैं फटाफट कि ये मेजर्स क्या क्या होंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, हेल्थ से रिलेटेड क्या करना है, एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटी है सेफ्टी को लेके, हेल्थ को लेके, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। और इसको इंस्पेक्ट कौन करेगा वो भी हमने देखा हुआ है। तो ये वेलफेयर मेजर्स जो एसएच कोड में है कि ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स अच्छे रखने हैं, वॉशिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट एड कैंटीन अपने के, क्रेचीज मेंटली, व्हाट इज क्रेचीज, पालना घर। जो पालना घर होता है वो मैंडेटरी है अब, कि अगर 50 और मोर फीमेल वर्कर्स है तो वहाँ पे पालना घर उस एस्टेब्लिशमेंट में, उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, उस माइंस में, और उस चाहे वो बीड़ी शॉप हो, चाहे फिर वो किसी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो की प्लास्टिक कंपनी हो या कुछ चीज़ें बनाने वाली हो, तो वहाँ पे पालना घर का प्रोविजन अब कंपलसरी कर दिया गया है, कि अगर वो 50 अंडर दिस ओएसएच कोड। व्हाट इज द लिमिट, टाइम लिमिट दो एसएच कोड में है 8 आवर्स पर डे है, 48 आवर्स पर वीक।
ये एक लिमिटेशंस भी सेट किया गया है, पर ओवर टाइम का भी उसमें प्रोविजन है। बट एक जो हेल्थ और सेफ्टी को देखते हुए 8 आवर्स टाइम, 48 आवर्स पर वीक टाइम रेगुलेट किया गया है, टाइम एक्सटेंडर प्रोटोकॉल में रखा गया है। प्रोविजन फॉर नाइट शिफ्ट आर अलाउड एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स लेकिन रखने हैं। और ओवर टाइम वेजेस मैंडेटरी है कि जो ट्वाइस होगा नॉर्मल रेट का। अगर 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसको डबल जो उसके नॉर्मल रेट से उसको जो सैलरी और वेजेस उसको मिलनी चाहिए, इसके प्रोविजंस है। तो हमने ये मॉड्यूल 2 के जो सेकंड टॉपिक है उसमें हमने ये देखा कि व्हाट आर द हेल्थ फैसिलिटीज, हु विल मॉनिटर, हु विल इंस्पेक्ट, एंड जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी होगा वो क्या क्या होगा। 16, 19 टू 14 में हमने ये देखा है। मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये जो इंस्पेक्ट करता है चीफ, और ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है। और उसके बाद एम्प्लॉयर की क्या क्या जो ड्यूटीज़ होगी और क्या क्या राइट्स होंगे एक एम्प्लॉय के, वो हमने इसमें देखा है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड टॉपिक पे। हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय देख लिया है। इसके बाहर का सिलेबस में कुछ नहीं आएगा, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से सुनना है और देखना है, इसको अंत तक देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए कि जिससे इस तरह के वीडियो मैं आप सबके लिए हेल्पफुल बनाता रहूं मुंबई यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अनुसार। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। अब हम ये थर्ड टॉपिक जो इसका है वो देखते हैं कि रजिस्टर और रिकॉर्ड कौन से मेंटेन करने हैं एस्टैब्लिशमेंट ने, कंपनी ने, फैक्ट्रीज में, एक जो हेल्थ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन को देखते हुए। तो इसमें जो सेक्शन 22 में ये दिया हुआ है कि एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन अपडेटेड रिकॉर्ड्स फॉर द एम्प्लॉय, सेक्शन 22 में रिटर्न्स, पीरियोडिक सबमिशन ऑन वर्क प्लेस कंडीशन एंड हेल्थ मेजरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्या है हम देखते हैं कि इसका जो पर्पस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वापस की मैंडेट एम्प्लॉय टू मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स एंड सबमिट पीरियोडिकल रिटर्न्स। इसने अगर वो मेंटेन किया रिकॉर्ड तो इसमें एक डिसिप्लिन आता है और उसमें एक जो लाइबिलिटी आ जाती है एम्प्लॉय के ऊपर भी, और एक अच्छा वर्किंग कंडीशन बनता है और इकोनॉमी ग्रो करती है और पीपल हैप्पी होते हैं तो भी इकोनॉमी ग्रो करती है। और ये एस्टेब्लिशमेंट में कोड में इंश्योर करता है सेफ्टी को, हेल्थ को, अकाउंटेबिलिटी को। तो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन एज पर सेक्शन 22। एम्प्लॉय मस्ट मेंटेन अपडेटेड रजिस्टर्स विद डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, सच उसका नेम हो गया, उसका एज हो गया, डेसिग्नेशन हो गया, वेज, अटेंडेंस और लीव, ये सारा रिकॉर्ड्स उसने उस रजिस्टर में मेंटेन करना है और उसको पोर्टल में अपलोड करना है। रिकॉर्ड इंक्लूड्स क्या, वो वर्किंग आवर्स कितना करता है, ओवर टाइम कितना किया, उसके हेल्थ के बारे में प्रिस्क्राइब बाय द, और ये जो फॉर्मेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा अपडेट करते रहती है और उसको ऑनलाइन आपको उस एस्टेब्लिशमेंट को, उस कंपनी को उसको अपडेट करना होता है। यूएसएच कोड पूरा जो है वो सेफ्टी और हेल्थ इसको फोकस करता है। और दूसरा जो आपका कोड है सोशल सिक्योरिटी, वो सोशल सिक्योरिटी को कोड करता है। दोनों अलग चीज है, दोनों आप मिक्स मत करना। तो जब ओएसएच कोड आएगा जो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 के आपके सिलेबस में है, तो आपके ओएसएच कोड जो कि सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन के बारे में आपको बताता है। इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस आपको रखना है कि डिजिटल रिकॉर्ड, रिड्यूस पेपर वर्क करके, ये बहुत अच्छा है। और इंस्पेक्शन जो कि इंचार्ज होता है इसका अथॉरिटी, वो इसको इंस्पेक्ट करता है। रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन, वैसे ऑडिट इसकी होती है और लीगल प्रोसीडिंग्स और इंस्पेक्शंस भी होता है। इसका कॉन्फिडेंशियली एम्प्लॉय एक्सेस इसको मेंटेन करना पड़ता है कि सेंसिटिविटी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन रजिस्टर मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड एम्प्लॉय में एक्सेस द स्पेसिफिक रिकॉर्ड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। पीरियडिकल रिटर्न जैसे एनुअल रिटर्न्स है, हाफ रिटर्न्स है, क्वार्टरली रिटर्न्स है, एस्टेब्लिशमेंट की वर्कर्स के बारे में, उसके हेल्थ और उसके सेफ्टी मेजर्स के बारे में, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जैसे टैक्स के रिटर्न आप फाइल करते हैं एनुअली, क्वार्टरली, उसी तरह से इसका भी एम्प्लॉय की डिटेल आपको एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये आपको इस प्रोविजन है इस कोड में कि आपको वो करना है। तो पीरियडिक रिटर्न्स इवेंट बेस्ड हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स इज ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी। की कंटेंट ऑफ द रिटर्न जैसे हो गया वर्क प्लेस कंडीशन क्या है, जो इसके रिटर्न्स जो आप फाइल जो करोगे रिकॉर्ड्स, और जो ये स्टेट गवर्नमेंट को सैनिटेशन, वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटीज कैसी है, वो आपको हेल्थ मेजर्स के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ चेकअप्स, मेजर टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिसीज, ये क्या है, ये सारी चीजें आपको उस रिटर्न में फाइल करनी होती है जिससे कि सेफ्टी बनी रहे। और उसके बाद सेफ्टी मेजर्स, इक्विपमेंट प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग कंडक्टेड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो दिस आर द की थिंग्स दैट इज टू बी मेंशन्ड इन द रिटर्न, दैट इज सैनिटेशन, वेंटिलेशन, लाइटिंग, ड्रिंकिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ चेकअप ऑफ द एम्प्लॉय, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द ऑक्यूपेशनल डिसीज, मींस उस काम करते हुए उसको वो जो डिसीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज। ये तो सेफ्टी मेजर्स के बारे में। और इसको रेगुलेटरी, जैसे मैंने बताया कि इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर होते हैं और चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि ये रजिस्टर और ये सब रिटर्न्स वो फाइल करते हैं, एक्सेस करते हैं, और इसके जो एसेसिंग ऑफिसर यही होते हैं। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इसमें जरूरी हो जाती है। प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज राइट्स, ये क्या करता है, रजिस्टर एंड रिटर्न्स प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर्स एम्प्लॉइज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड डिनाइड
द बेनिफिट्स, दे सर्व एज द एविडेंस। इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि एविडेंस होता है कि जो भी वो खाली कागजी नहीं है, उसके प्रूफ के साथ उसको वो लगाना पड़ता है। तो इसलिए OSH कोड है जो वर्कर्स के लिए, कि उनकी जो जीवन है उसको अच्छे से करने के लिए, सुधारने के लिए, और उनके जो राइट्स है कि वो हेल्थी लाइफ का और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इसमें, और सेफ्टी ऑफ लाइफ जब वो काम कर रहे हैं तो ये होता है। तो फ्रॉम रिटर्न्स 8 गवर्नमेंट्स इन LSE लेबर ट्रेंड डेटा पॉलिसी फॉर्मुलेशन है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है, और लीगल पेनल्टीज बहुत हार्श है इसके अंदर। अगर नॉन कॉम्प्लायंस किया किसी एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी कंपनी ने, फैक्ट्री ने, माइंस की कंपनी, बीड़ी की कंपनी, इस तरह की अदर अदर कंपनी अगर उसको इसमें नहीं किया तो उसको बहुत तगड़ा फाइल होता है। इनकरेक्ट और फॉल्स सबमिशन किया तो भी इंस्पेक्टर जो है और ये फिर असेसिंग एजेंसी उसको फाइन कर सकती है। स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेस जो है कि इसमें चैलेंजेस ये है कि जो भी छोटी कंपनियां हैं उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीजें करना, तो उसको लॉस होता है। तो इसमें गवर्नमेंट वहाँ पे उनको हेल्प करती है। लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इकोनॉमी को एक अच्छा करना और क्वालिटी लाइफ को लाने के लिए बहुत जरूरी, कि बनुआ मजूरी नहीं है, कि कोई बॉन्डेड लेबर नहीं है, इस दायरे से निकालने के लिए ये SS कोड है। और गवर्नमेंट सपोर्ट स्टैंडर्डाइजेशन ये है, इसमें ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अवेयरनेस करती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है। तो ये सारी चीजें OS को कोड में दी हुई है। तो हमने ये जो तीसरा जो टॉपिक अभी अभी हमने ये जो देखा हुआ है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो जितने भी अब हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड ये मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स, ये क्यों जरूरी है वो भी हमने फटाफट देख लिया है। अब हम क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम टोटल 9 टॉपिक करने जा रहे हैं और इसे अराउंड 35 टू 40 मार्क्स के आपको आने वाले, इसके बाहर का कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस है और सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता। हम टॉपिक अब नंबर 4 देख रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन से रिलेटेड ये जो OSH कोड है, इसके अंदर वुमेन और एम्प्लॉयमेंट अगर करते हैं, जैसे वो नाइट शिफ्ट में है तो सेक्शन 43 में OSH कोड के इसके प्रोविजन दिए हुए, हेल्थ फैसिलिटीज, और उसको मैटरनिटी बेनिफिट अगर वो माँ बनती है तो क्या क्या होगी, वो सारी चीजें इसमें प्रोविजन दिए हुए हम डिटेल में देखेंगे। प्रोविजन ऑफ रेस्ट रूम, चाइल्ड केयर, सैनिटरी फैसिलिटी, और इस जगह पालना घर वगैरह ये कैसे रखना है, ये सारा चीजें प्रोविजन कंपलसरी अब इसमें दिया हुआ है कि वुमेन के लिए, और वुमेन को टर्मिनेट नहीं कर सकते हो आप उसके हेल्थ की वजह से, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और उसने कितना लीव देना है उसको, क्योंकि हेल्थी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द मेन ऑब्जेक्टिव, और इसमें हेल्थ और सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना और इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी लाना, ये मेन ऑब्जेक्ट है इस प्रोविजंस का। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वुमन सेंट्रिक प्रोविजन, जैसे बताया, उसकी सेफ्टी, हेल्थ, डिग्निटी ऑफ वुमेन, क्योंकि रिस्पेक्ट वुमन का बरकरार रहे, और उसका जो कैरी करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसकी वजह से तनाव होता है और लोग छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे गर्ल्स लोग या वुमेन लोग छोड़ देते हैं काम अगर उनको प्रेगनेंसी वगैरह होती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए उसको ये प्रोविजन उसमें है। और नाइट वर्क में और हेल्थ फैसिलिटीज, मैटरनिटी बेनिफिट, नाइट शिफ्ट सेक्शन 43 में बताता है कि 7 PM टू 6 PM वुमन को वर्क करने का, उसके बाद अगर वर्क करना है तो उसका कंसेंट लेना जरूरी है, और उसका प्लेस कंसेंट बहुत कंपलसरी, अगर वो आप 7 PM से के बाद उससे काम ले रहे हैं तो। सेफ्टी मेजर्स क्या है, फ्री एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम वर्क प्लेस, ये जवाबदारी एम्प्लॉयर की हो जाती है। एडवोकेट लाइटिंग एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट एट द वर्क प्लेस, ये भी जवाबदारी वर्कर के प्रति, जो एम्प्लॉय के प्रति, जो एम्प्लॉयर की हो जाती है। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, हेल्पलाइन नंबर एंड मेडिकल एड, ये सारी फैसिलिटीज वुमन के लिए रखना अनिवार्य कंपलसरी है। वॉलंटरी बेसिस पे ही आप उसको नाइट शिफ्ट में कंपलसरी नहीं कर सकते, अगर वुमन ने कंप्लेन कर दिया तो उस एस्टेब्लिशमेंट की लाइसेंस कैंसिल हो सकती है। हेल्थ फैसिलिटीज फॉर वुमेन वर्कर, ये जो है, एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड क्लीन, एसेसिबल एंड सेपरेट रूम फॉर वुमेन एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। अब वहाँ पे रखना अब जरूरी हो गया कि अगर उसका बच्चा छोटा है तो फिर वहाँ पे पालना घर क्या प्रोविजन होना जरूरी है, जिससे कि उसको सपोर्ट मिल सके। तो सैनिटरी एंड मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स है या प्रोपर डिस्पोजल मैकेनिज्म कैसे होना चाहिए, उसकी डिग्निटी बरकरार रहे, हेल्थ चेकअप और मेडिकल केयर फॉर वुमन वर्कर, ये भी जरूरी है। मैटरनिटी बेनिफिट में उसको लीव की जो पॉलिसी है वुमन को, वो 26 वीक्स ऑफ पेड लीव देना कंपलसरी है फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए, और 12 वीक्स फॉर द सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन। तो ये आपको प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, फुल लेंथ में भी आ सकता है। जैसे कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर फुल लेंथ है तो आपको 20 टू 25 अच्छे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखने हैं। 1000 पॉइंट होते हैं, उसमें से कोई भी 25 पॉइंट्स आप लिखते हैं तो अच्छा है। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि मेरे को 1-2 पॉइंट नहीं आ रहा है, तो वो 1-2 पॉइंट से कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप उससे ज्यादा पॉइंट्स अगर दूसरे लिख रहे हैं, वो रिलेवेंट होने चाहिए, लीगल होने चाहिए।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्मिनेशंस, ये एम्प्लॉयर कैन नॉट टर्मिनेट वुमन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रोविजन है ओएसएच कोड में, तो वहाँ पे अगर उस वुमन ने कंप्लेन कर दिया तो उस एस्टेब्लिशमेंट की लाइसेंस जा सकती है। नर्सिंग ब्रेक देना कंपलसरी, एस्टेब्लिशमेंट वुमन एंटाइटल्ड टू नर्सिंग ब्रेक पोस्ट मैटरनिटी विच आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वर्किंग आवर्स। मैटरनिटी बोनस भी एम्प्लॉयर मस्ट पे मैटरनिटी बोनस इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के बेनिफिट के लिए होता है कि एक तो एम्प्लॉय हेल्थी रहेगा, तो खुश रहेगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगी, इकोनॉमी वो अच्छे से रहेगा। तो एंश्योर सेफ्टी हेल्थ कि इसका जो एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू क्या कि सबसे पहले सेफ्टी हेल्थ और उसकी एम्पावरिंग वुमन टू एट द वर्क प्लेस, ये बहुत जरूरी उसमें हो जाता है। इनेक्टिंग वर्कप्लेस इंक्लूसिव लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर, जैसे कि ऑडिट उसको रिपोर्ट रखना है कि कितने लोग इस तरह के हैं, और उसके बाद कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स भी उसमें ध्यान में रखना है कि उमन का क्या उमन सेंट्रिक प्रोविजंस ऑफ पॉलिसीज उस एस्टेब्लिशमेंट की होनी चाहिए। इंस्पेक्शन इसका बार बार होता है जेंडर स्पेसिफिक वर्क प्लेस के बारे में, और गवर्नमेंट सपोर्ट और इंसेंटिव्स भी इसमें देती है, एनजीओज भी इसमें हेल्प करती है, तो बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयर भी है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका हम कंक्लूजन कर लेते हैं। ये जो फोर्थ है मॉड्यूल जो 3 है, मॉड्यूल 3 के अंदर ये 4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हमने कर लिए हैं। 6 AM टू 7 PM जैसे कि वुमन के लिए उसका कंसेंट होना जरूरी है। सेफ्टी मेजर, हॉलीडेज, वर्किंग कंडीशन अप्रोप्रिएट, गवर्नमेंट उस पर नजर रखती है। तो सेक्शन 44 एम्पावर्स गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट वुमन एम्प्लॉयमेंट इन हेजार्डस डेंजरस प्रोसेसेस ऑल्सो। अगर वो की है कि डेंजरस है तो वुमन को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने का भी पावर उसके पास है, हेल्थ एंड सेफ्टी को देखते हुए। एडुकेट सेफ गार्ड्स उसमें होने चाहिए, और स्टैंडर्ड जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हो मेंटेन होनी चाहिए। आइए देखते हैं मॉड्यूल 4 लेबर लॉ का। हमने मॉड्यूल 3 देख लिया है, जिसमें से आपको अराउंड 20 मार्क्स आएंगे। जो हमने अभी जो 4 टॉपिक्स किए हैं उससे आपको 20 मार्क्स मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपको आने वाले हैं, और 20 मार्क्स जो आने वाले हैं मॉड्यूल 4 में वो भी हम फटाफट फटाफट देख लेते हैं। सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता, हम सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हम देख रहे हैं। आप इसको सुनिए, एंड तक देखिए, 2 बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, और एग्जाम्स में आपको जो याद रहता है वही आप लिखते हो, जो आप श्रवण करते हो, सुनते हो, वो आपको ज्यादा याद रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये मॉड्यूल 4 का जो 5 टॉपिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इंटरस्टेट, फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन, ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड सोशल सिक्योरिटी फंड, ये फटाफट हम देख लेते हैं जिससे कि आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए। तो ये सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में, ये जो मॉड्यूल 4 है उसके अंदर, तो इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इसका इंपॉर्टेंस क्या है of contract labor. Contract labor addresses temporary manpower needs industries but often faces issues like exploitation, delayed wages and lack of benefit. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको एक्सप्लॉइटेशन उसकी ज़्यादा होती है, डिलेड होता है बेनिफिट। तो इसके अंदर उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन देना, उसका बेटर वर्किंग कंडीशन बनाना और सोशल सिक्योरिटी देना। कि लोगों को पहले ऐसा लगता है खाली गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर ही सोशल सिक्योरिटी है, बट अब चेंजेस आ रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है तो उसकी लाइफ और क्वालिटी उसकी मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए ये प्रोविजंस और ये एक्ट 2020 में आने वाले दिनों में आप देखोगे कि प्राइवेट जॉब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिलने वाली है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेक्शन 2M, सेक्शन 2M में ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है इस ओएसएच कोड में, इसके सेक्शन 2M में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि रिफर्स टू द वर्कर एम्प्लॉयड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी इन एन एस्टेब्लिशमेंट। इट इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट ऑल्सो। पहले इंटरस्टेट माइग्रेंट को नहीं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो वर्कर को ट्रांसफर किया जा रहा है या जो जा रहा है उसको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं। कि कोई किसी जैसे कोई XYZ कंपनी है, जैसे गोदरेज कंपनी है कि उसको भेज दिया गुजरात में या कहीं और भेज दिया, या किस तरह की दूसरी कोई भी XYZ कंपनी है तो उसको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, उसको वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आएगा। परमानेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं डायरेक्टली, इसमें आता कौन नहीं हो, एक्सक्लूड्स परमानेंट एम्प्लॉय डायरेक्टली हायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स बेनिफिट, जो रेगुलर पे का लेता है वो इसके दायरे में नहीं आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कौन आता है कि ये जो टेम्पररी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जिसको लिए इसको सेक्शन 2M में बताया गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर ये पूरा एक अखा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी अराउंड शॉर्ट नोट या फुल लेंथ आने की संभावना है, इस पे आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स प्रोवाइड एडिड बेनिफिट्स हाउसिंग, और उसको हाउसिंग की फैसिलिटीज और ट्रैवलिंग अलाउंस देने की जो उसका राइट्स है वो एम्प्लॉयर को देना होता है। एम्प्लॉय को सपोर्ट सर्विसेज उसको मिलती है वर्किंग एज अ हाउस सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के बारे में। इसमें जो परमानेंट एम्प्लॉय इसमें नहीं आते, याद रखिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मैंडेटरी है। फेलियर टू अगर उसको फेल किया एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर नहीं किया तो पेनल्टी आएगी और उसको बैन भी हो सकता है।
वेलफेयर और सेफ्टी मेजर रखना जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, मेडिकल फैसिलिटीज, एंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पेमेंट ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ wages and prescribed minimum wage norms, liability to pay workers directly if the contractor is default. These are the things that is to be maintained. Facilitate provided, जैसे फंड है उसकी ग्रेजुटी तो सोशल सिक्योरिटी में ज़्यादा आता है, लेकिन यहाँ पे भी उसको कंपलसरी किया गया है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, हाउसिंग एंड ट्रैवलिंग सपोर्ट, ये सारा, क्योंकि ये उसकी जो फैसिलिटीज है उसके हेल्थ से रिलेटेड मेंटल कंडीशन पे ये इंश्योर करती है कि कॉन्ट्रैक्टर को कि एक लीगल स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट वर्क एक्सप्लॉइटेशन, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। तो ऐसा कोच में कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, उसको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। इक्वल ट्रीटमेंट सेक्शन 22 में दिया हुआ है कि सभी एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, जैसे वेजेस को लेकर, आवर्स को लेकर, या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए कि ये स्टेट का है दूसरे स्टेट का है, या फिर ये एक रीजन का है दूसरे रीजन का है, या फिर इसको जो है मेल है फीमेल है, या फिर ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इसमें प्रोहिबिट किया हुआ है ओएसएच कोड में। और ये कोर एक्टिविटीज जो है सेक्शन 2 में डिफाइंड है। आपको अगर सब सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन 2 आपको हमेशा याद रखना है कि अराउंड 70 to 80 डेफिनेशन दिए हुए हैं सेक्शन 2 में, उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो स्पेशलाइज स्किल्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बिलो 20, यहाँ पे जो कोर एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर स्पेशलाइज स्किल लगती है कि फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर स्पेशलाइज स्किल हो गया, और 20 से बिलो से दो है तो उसमें वो कोर एक्टिविटी में आ जाती है। ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड चैप्टर 3 में दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देना, एम्प्लॉय को देना कंपलसरी है। वेलफेयर मेजर्स जो है चैप्टर 7, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर उसके कुछ कंप्लेंट्स है तो वो उसमें रखना जरूरी है। अगर नॉन कॉम्प्लायंस करता है एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी, फैक्ट्री, तो उसको 50,000 से 1 लाख तक का फाइन और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, उसके साथ उसकी लाइसेंस भी जा सकती है। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, एक तो वर्कर को प्रोटेक्शन करता है, उसको वेजेस इक्वल ट्रीटमेंट देता है, ऐसे सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि उसको बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं रख सकता, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैंडेट करता है, और इसको प्रमोट करता है इसके रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर देने से। तो इंक्लूसिव है ये, और इसमें कुछ चैलेंजेस है ये, जैसे स्मॉल और मीडियम साइज वालों को वो फेस करते हैं, अवेयरनेस गैप है, तो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू है, अवेयरनेस कैंप के थ्रू है, फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल के थ्रू इसको अच्छा करने की कोशिश की जाती है। तो एनहांस वर्कर्स प्रोटेक्शन, इसके क्या जो है इसका फायदा है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके लिए, एनकरेज फॉर्मलाइजेशन, और ये सारी चीजें इसमें इसको मिल जाती है। तो ये जो टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, ये जो मॉड्यूल 4 के जो पहला टॉपिक है 5 में से, बहुत इजी टॉपिक है। अगर इसको आप देखते हैं तो हमने ये सारी चीजें देखने की इसमें कोशिश की कि इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उसके बाद इसका डेफिनेशन सेक्शन 2M में, इसका स्कोप हमने देखा है कि बॉन्डेड इसमें कौन कौन होगा, कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बारे में हमने उसके जो एक्सप्लॉइटेशन उसको नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय को, वो देखा हमने। इक्वल ट्रीटमेंट के प्रोविजंस हमने देखे, हेल्थ स्टैंडर्ड, अपॉइंटमेंट लेटर उसको होना चाहिए, और उसके कुछ कंप्लेंट है तो उसमें कैसे करने हैं, और इंस्पेक्शन उसका किस किस चीज़ का होगा, और उसने उस एस्टेब्लिशमेंट, उस कंपनी ने, उस एम्प्लॉयर ने, तो वो कंपलसरी है उसको सारे उसके जो फॉर्मेलिटी करना। और उसके बाद हम मॉड्यूल 4 के सेकंड इसमें जा रहे हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स टाइप्स, जैसे ऑडियो विजुअल माइंस माइंस वाले, बीड़ी, सिगार, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसे अलग अलग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स है, उनके टाइप्स है, और उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस है इसमें एक्ट में, ये सेकंड टॉपिक हम फटाफट देख लेते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है ये चैप्टर 3 में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं, और इसका जो सेक्शन 2ZF है ओएसएच कोड का, इसमें बताया जाएगा गया है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन है। तो इसका डेफिनेशन जो है, वर्कर्स एम्प्लॉयड अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स, फॉर एग्जांपल बंगाल का अगर वो पंजाब में चला गया, बिहार का वो अगर पंजाब में चला गया, महाराष्ट्र में चला आया, तो ये डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, वो डायरेक्टली आता कॉन्ट्रैक्टर को आता है, तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं। उसके राइट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स कंपलसरी है, कॉन्ट्रैक्टर अथॉरिटीज उसको रजिस्टर करे, एंश्योर करे कि उसको वेजेस, उसको अलाउंस, उसको जर्नी अलाउंस, बेनिफिट टू इक्वल वर्क, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाते हैं वो जनरली, और प्रोवाइड एक्सप्लॉइटेशन एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन, तो उसका जो डिग्निटी मेंटेन रहे इसलिए। इसमें ऑडियो विजुअल वर्कर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई हीरो है, या फिर कोई कलाकार है, या कोई बजाने वाला है, या कोई गाने वाला है, या फिर कोई एक्टिंग करने वाला है, तो इसको भी ये जो ऑडियो विजुअल वर्कर बोलते हैं, जो कि सेक्शन 2E में आता है, इसको भी प्रोटेक्शन उसके हेल्थ की और उसके मेंटल कंडीशन की ये प्रोविजन देता है। माइन वर्कर्स जो है, जिसकी जिसकी बहुत ज़्यादा उसका लाइफ हैजार्डस था, और फॉर एग्जाम्पल ट्रक ड्राइवर्स उनके भी हैजार्डस थे, तो ये सारी चीज़ों का भी जो प्रोविजन उनके हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए की गई है।
बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स जो है उनके भी हेल्थ ऑक्यूपेशनल जो उसके मेंटेन करना उसमें जरूरी है इसके अंदर, ये भी बताया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स अंडर द बिल्डिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स और अदर टाइप ऑफ वर्कर्स जो वेरियस एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, जैसे माइंस हो गया, बीड़ी वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गए, फैक्ट्रीज हो गई वेरियस, या ट्रक ड्राइवर्स हो गए या रिक्शा ड्राइवर्स। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर ओएसएच कोड में डेफिनेशन करता है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को सेक्शन 2 जेड में। इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि उसके वेजेस क्या है, वर्क क्या है, बेनिफिट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कॉन्ट्रैक्टर अकाउंटेबिलिटी है अगर वो कुछ भी करता है तो, इक्वल वेजेस और अलाउंस देना है उसने, अलग अलग इसमें भेदभाव नहीं करना है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है उसको 50% मंथली वेज का उसको रिलोकेशन के टाइम पे उसको देना होता है, जर्नी अलाउंस भी देना होता है। तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर जैसे एसेस टू स्कीम्स, वेरियस ग्रेजुएटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गई, हेल्थ हो गई, जिससे कि उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। बेसिक एम्यूनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। इसमें इमरजेंसी फैसिलिटी, कंपनसेशन ऑफ वर्क रिलेटेड इंजुरीज, इलनेस और हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, अनसेफ कंडीशन, बैन ऑन बॉन्डेड लेबर, सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड हैरेसमेंट प्रिवेंशन। तो जो भी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है, इस तरह के जो वर्कर्स है, उनको ये सारी फैसिलिटीज और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके हेल्थ के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए ये प्रोविजन इसमें दी हुई है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ होता है। बेस पारिटी प्रोटेक्शन, जो माइग्रेंट वर्कर है उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस मिलता है, और एम्प्लॉयर लाइबल टू इंश्योर द टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, कि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो ऑडियो विजुअल वर्कर्स जो है उसको सेफ्टी हजार एक्टिविटी सच एज स्टंट्स, ये वाला माइन वर्कर है उसका हेल्थ चेकअप करना एम्प्लॉय के द्वारा, डिसीज कंपनसेशन और हाउसिंग फैसिलिटी देना कंपलसरी है। बीडीएस सिगार वर्कर है तो मेडिकल फैसिलिटी, वेंटिलेशन, रिड्यूस हेल्थ रिस्क उसके रेगुलर करना, और उससे किस तरह के काम लेना है नहीं लेना है इसके भी प्रोविजन उसके अंदर दिए होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है तो उसके सेफ्टी गियर्स या उसके रेस्ट पीरियड्स और कंपनसेशन एक्सीडेंट के बारे में। चैलेंजेस ये है कि अवेयरनेस अगेन नहीं है, और इसमें लोग घबराते हैं, वर्कर बहुत बार जो एम्प्लॉय होते हैं रजिस्टर नहीं करते एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें अब ऐसी चीज़ें आ जाएगी कि ये कंपलसरी हो जाएगी, सबकी एक आईडी बनेगी और बनती है इसके तहत कि जिससे उसको रेगुलेट किया जाता है और उस पर ध्यान रखा जाता है। तो इसका सिग्निफिकेशन है कि इक्वालिटी इंश्योर करता है, इकोनॉमी ग्रो करती है और जो ग्रोथ होता है, और उसके बाद सेफ्टी और वेलफेयर आता है इसमें, हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी लिविंग कंडीशन को लेके अकाउंटेबिलिटी आ जाती है एम्प्लॉयर की, और इंक्लूसिव है, लीगल प्रोविजंस है इसके, और इसके ये कंक्लूजन है। तो ये टॉपिक भी हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिटेल में देखा, हमने इंटरस्टेट वर्कर, टाइप्स ऑफ वर्कर, ऑडियो विजुअल, माइंस, बीडी, और इनके हेल्थ और इनके जो मेंटल कंडीशंस है और इनकी सेफ्टी के बारे में क्या क्या प्रोविजन ओएसएच कोड में हमने देखा। अब हम देखते हैं फैक्ट्रीज और प्लांटेशंस में क्या क्या प्रोविजन है, उसके बाद ऑफेंस पेनल्टीज और सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें रिलेवेंट प्रोविजन जो है फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन के बारे में सेक्शन 2X और सेक्शन 2W में दिया हुआ है कि फैक्ट्रीज कैसे होंगे, प्लांटेशन क्या होंगे। फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट 20+ वर्कर विद पावर और 40+ वर्कर विदाउट पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ये फैक्ट्रीज के दायरे में एस्टेब्लिशमेंट आते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। प्लांटेशन की डिफाइंड इन मिनिमम साइज 5 हेक्टर, स्पेसिफाइड क्रॉप कल्टीवेशन अगर टी है, कॉफी है, या फिर इस तरह के जो प्लांटेशन के वर्क होते हैं, टिम्बर है, वुड है, ये इस तरह के प्लांटेशन के जो इसमें करते हैं, अगर उसका 5 हेक्टर है तो उसमें प्लांटेशन के दायरे में इसका प्रोविजन क्या है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट डिस्पोजल, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड वेलफेयर फैसिलिटीज, जहाँ पे ये वर्कर्स या फिर ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे फैक्ट्री का डेफिनेशन ये है कि प्रीमाइसेस जहाँ पे 20 और मोर वर्कर, ये जो पावर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो और अगर 20 और मोर वर्कर, और अगर 40 और मोर वर्कर अगर पावर यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें एक्सक्लूड क्या होते हैं, आर्म फोर्स एक्सक्लूड है, होटल्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब एक्सक्लूडेड है डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री में ओएसएच कोड के। तो प्लांटेशन भी जैसे 5 हेक्टर और मोर यूजिंग द क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा, एंड एसोसिएट फैसिलिटीज सच एज ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स। एक्सक्लूड इसमें क्या होता है, स्मॉलर प्लांटेशन अनलेस डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट। प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रखना जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, सेफ हैंडलिंग हैजार्ड्स, हेल्थ फैसिलिटीज और वर्किंग कंडीशन, बहुत सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट। और जो पॉइंट्स जो आप लिखते हो उसको आपको याद रखना है कि शॉर्ट नोट्स है तो 12 to 15 गुड पॉइंट्स, और फुल लेंथ है तो 25। तो आप इसको सुनते जाइए, आपको याद रहेगा, जिससे कि आप एग्जाम में आराम से आप लिख सकते हो। इसके सेफ्टी प्रोविजन में है कि 8 आवर्स लिमिटेड प्रिस्क्राइब टाइम है, उससे ज़्यादा आप काम नहीं लेना है। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, फायर प्रिवेंशन, सेफ्टी मेजर्स और पीरियडिकल चेकअप करना इसमें कंपलसरी है। प्रोविजंस फॉर प्लांटेशन में है कि प्रोटेक्टिव क्लोथ, ट्रेनिंग देना केमिकल के बारे में, मेंटेनिंग इक्विपमेंट, क्योंकि अगर वो जब प्लांटेशन काम करते हैं बहुत बार वो खाद होता है या फिर वो जो पेस्टिसाइड होता है यूज करते हैं, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए।
ऑन साइट उसकी डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, हाउसिंग सैनिटाइजेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 48 आवर्स इन ए वीक और 8 आवर्स इन ए डे, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं लेना। उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो ओवर टाइम देना है, और वो भी हैरेसमेंट नहीं करना है। कॉमन फॉर बोथ सैनिटाइजेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम होगा, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, और जो पालना घर वो कंपलसरी है वर्किंग मदर के लिए, दोनों में एस्टेब्लिशमेंट में ओएसएच कोड में ये एम्प्लॉयर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उसको, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, हेल्थ, ये सारा उसको मेंटेन करना है रिकॉर्ड, और उसको रजिस्टर में फाइल करना है, नहीं तो उसको उसकी लाइसेंस रद्द हो सकती है। और इसमें प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को अंडर 14 ईयर्स, और एडोलेसेंस को 14 18 अलाउड ओनली फॉर नॉन हैजर्डस रोल। मीन्स एडोलेसेंस मीन्स 18 ईयर्स के और 14 के बीच में जो होते हैं उसको एडोलेसेंस बोलते हैं चाइल्ड। तो उसका जो है उसको नॉन हैजर्डस में उसको स्ट्रिक्टली वो बैंड है, और 14 ईयर्स तक वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। तो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग इज टू बी डन विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन में डिस्कस किया है। वेस्ट डिस्पोजल, एनवायरमेंट सेफ्टी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द प्लांटेशन और फैक्ट्रीज के बारे में। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड ग्रीवियस रिडेसल, अगर यहाँ पे किसी का कंप्लेन है तो वर्कर कैन रिपोर्ट अनसेफ कंडीशन एंड डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेजेस। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स आर ऑथराइज टू रिजॉल्व इश्यूज टू इंश्योर कंप्लायंस। चैलेंजेस है अगेन द अवेयरनेस, और इसके सजेशंस भी है जो कि हम इसमें कर सकते हैं। तो हमने ये भी देखा इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर, कि जो फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशंस में कि आपकी ये प्रोविजंस क्या है। आप देखते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज क्या है। तो ऑफेंस एंड पेनल्टीज जो चैप्टर 8 और सेक्शन 99 1 टू 99 में दिए हुए कि नॉन कॉम्प्लायंस अगर करता है सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ मेजर्स को लेके, नॉन रजिस्ट्रेशन करता है एस्टेब्लिशमेंट को, या नेग्लिजेंस रहता है वर्कर या एनवायरमेंट हैजर्डस है, तो पेनल्टी जो है 50,000 से 5 लाख इम्प्रिजनमेंट भी है, या उसकी लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। डेली फाइन्स एंड कंटिन्यूस नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट, तो ये कंप्लायंस बहुत कंपलसरी हो गया है ओएसएच कोड के अंदर। फटाफट देखेंगे। नॉन कंप्लायंस विद द सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अगर करता है तो भी, निग्लिजेंस अगर लीडिंग टू हार्म, प्रोहिबिशन प्रैक्टिस, और ऑब्स्ट्रक्टिंग द इंस्पेक्टर अगर उसको काम नहीं करने दे रहा है तो भी वो उसको 5 लाख से 50,000 से 1 लाख तक का, अगर माइनर वायलेशन है, और मेजर वायलेशन है तो 2 लाख और फाइन, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 मंथ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंस अगर वो करता है, अगर ऊपर के प्रोविजंस वो नहीं करता है। एम्प्लॉयर, एस्टेब्लिशमेंट, कंपनीज, फैक्ट्रीज, या फिर प्लांटेशन एजेंसीज या प्लांटेशन कंपनीज। द एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट होता है डेली फाइन्स कंटिन्यू, अगर वो नहीं भरता है तो उसको फाइन पे और वायलेशन का फाइन उसको भरना होता है, और इसका जो उसको होता है। तो सेक्शन 91 में जनरल पेनल्टी दिया हुआ है, 94 में पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 96 में पेनल्टी फॉर हार्म, सेक्शन 97 में डेली पेनल्टी, सेक्शन 19 में अपील प्रोविजन था। दिस आर द सिग्निफिकेंस। तो डिटेरेंस हो गया, अकाउंटेबिलिटी और वर्कर प्रोटेक्शन। तो डिस्करेज करता है ये वायलेशन, प्रमोट एड्रेस की, इसका फायदा क्या है पेनल्टी का, कि डिटर करता है ये कि वायलेट ना करे कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी फैक्ट्री वाला किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, अकाउंटेबिलिटी ठहराता है, वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। तो दिस आर द प्रोविजंस दैट आर गिवन। वी हैड टोटल, अब तक हमने 4 वो और 3 और 4 ये टोटल 8 टॉपिक्स, मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4, ये जो आपका एसएस कोड है ये टोटल 9 टॉपिक से ही पूरा सिलेबस आने वाला है। हमने जो अभी तक डिस्कस किया ये आपको अराउंड जो ये पूरा 9 टॉपिक्स है, ये आपको 35 टू 40 रियल में इकोनॉमी चलाती है। तो या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, एग्रीकल्चर है, फार्मर है, लेबर है, डोमेस्टिक वर्कर है, या फिर डोमेस्टिक मेड है, वॉचमैन्स है, इस तरह के रिक्शा ड्राइवर्स, इन सबको इसका बेनिफिट इसमें मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज मैनेज द फंड, इंटरकम फैसिलिटी इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ मॉनिटर। तो इसमें जो ये पूरा मॉनिटर करता है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसका वो अथॉरिटीज अवेल करता है। जो इसका डिसबर्समेंट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये होता है, तो ये सीधा वर्कर के अकाउंट में जाता है। तो इसलिए स्टेट वेलफेयर बोर्ड, इसमें आपको 3 चीज याद रखनी है कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, स्टेट वेलफेयर बोर्ड और नेशनल वेलफेयर बोर्ड भी है। और डायरेक्ट बेनिफिट जो इसमें जो भी एम्प्लॉय है उसके एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के इसमें जाए, या फिर स्टेट की तरह से उनके पास वो फंड जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये वेलफेयर गैप करता है, इकोनॉमी को सिक्योरिटी करता देता है, और कोई भी एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है उसको इसका बेनिफिट इक्वालिटी और एम्पावरमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। इसके कुछ सजेशंस भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको ये पूरे जो टॉपिक में अभी बताया है आप लोगों को, कि ये जो पूरा क्विक रिवीजन हमने किया हुआ है लेबर लॉ 2 का क्लास फाइनल ईयर एलएलबी सेमेस्टर 5 पैटर्न 75-25 का, इसको आप 2-3 बार सुबह से अंत तक जरूर देखिए। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके जो भी एडवाइस या कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए मेरे यूट्यूब चैनल में, जिससे कि मैं आपको हेल्प करते रहूँ इस तरह के
क्विक रिवीजन करने में। आपको मैं फिर रिपीट करता हूँ, 35 to 45 मार्क्स इस टॉपिक से आने वाले हैं, तो आप कुछ भी ऑप्शन मत रखना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छे मार्क्स से पास होंगे। जय हिंद, जय भारत।